This conference will now be recorded. Is my screen visible to you? Yes, sir. Okay. So it is a topic which is very much needed for any entrepreneur. Um, to being an entrepreneur, you must need what is idea generation, how do we get an ideas, what things we need to generate the ideas. तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ मेरे दिमाग में जो कि एक उद्यमी के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही क्या कह सकते हैं हम इन्हें इम्पोर्टेंट है ये एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये आइडिया जनरेशन है ना, आइडिया जनरेशन जो है जो इक्वेशन है एक गुड आइडिया की, दैट इज गुड आइडिया प्लस एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू बिजनेस पोटेंशियल, राइट। तो आइडिया जनरेशन में आपको बताना चाहूंगा, आइडिया जनरेशन जैसे कि मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि हमारा जो दिमाग है ना, हमारे दिमाग के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो वो जो है एक क्रिएटिव थिंकिंग है और एक हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, राइट। तो ये जो क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग है ना, ये ही डिसाइड करते हैं आइडियाज को, ये ही हमारे दिमाग में आइडिया जनरेशन का बीज उत्पन्न करते हैं, है ना। तो क्रिएटिव थिंकिंग और आइडिया जनरेशन दोनों के बीच में बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा इक्वेशन रहता है हमेशा, है ना। सो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर अभी नेटवर्क इशू हो रहा था तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। टॉपिक क्या है आज का, प्लीज बता पाएंगे? Sure, I will start it again. Is my screen is visible to you? हाँ जी बिल्कुल। Yeah. So today's topic is idea generation. Generating ideas for business. Idea generation. Okay. ये टॉपिक जो है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू नो फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। हर एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि आइडिया जनरेशन कैसे की जाती है और ये क्यों जरूरी है एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ गुड आइडिया एंड एंटरप्रेन्योर। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक अच्छा आइडिया एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस में पोटेंशियल लेके आता है ना। सेम मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हमें जैसे मैंने आपको बताया था कि वी टू ब्रेन्स, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, एंड बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सो there is another equation of idea generation with creative thinking. Creative thinking and idea generation एक दूसरे को संबोधित करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आइडिया जनरेशन है ना, उन्हीं को ही आएगा जो क्रिएटिव थिंकर्स होंगे। आइडिया एक अच्छे आइडियाज, एक बेस्ट आइडियाज क्रिएटिविटी से ही उत्पन्न होते हैं। क्रिएटिविटी इज अ सीड फॉर अ गुड आइडियाज, ठीक है। तो उसके उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है व्हाट इज क्रिएटिविटी, राइट। क्या मुझे बता सकते हैं क्रिएटिविटी क्या होती है, द डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ना, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज टू क्रिएट समथिंग इन्वेंटिव, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी। एंड व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन इज एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ इनोवेटिंग। ये कुछ नया बनाने का एक प्रोसेस है जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन, इन दोनों, ये दोनों ही पूरक है एक अच्छी आइडिया के, है ना। सो क्रिएटिविटी
का सिंपल वे में अगर मैं आपको मतलब बताऊं, क्रिएटिविटी मीन्स कमिंग अप विद समथिंग न्यू एंड ओरिजिनल, दैट मीन्स क्रिएटिविटी, राइट? Creativity basically is a skill of flexibility, originality, fluency, elaboration, and brainstorming. Or sometimes it is also modification, imaginary, or associative thinking, attribute listening, or pose relationship. मतलब कि क्रिएटिविटी एक तरीके से वन वर्ड आंसर अगर मैं आपको क्रिएटिविटी का बताऊं, क्रिएटिविटी इज इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी। हमारी जितनी भी इमेजिनेशन होती है उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, है ना? कमिंग अप विथ समथिंग न्यू एंड ओरिजिनल इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी, राइट? वेयर इज इनोवेशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स बाय एडिंग समथिंग न्यू, looking for what will work and will be economic viable as product service processes, um, like like innovation का example मैं आपको दूं, new product development is example of innovation because product हमारे पास already है, पर new product development का क्या मतलब है? जैसे कि हमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स, जो भी चेंजेस चाहिए वो करना प्रोडक्ट के अंदर, उसको इनोवेशन कहेंगे, है ना? जैसे मैंने आपको बताया था कि पुराने टाइम में जो लक्स साबुन थी वो कैसी आती थी, सफेद रंग की चौरस एक पूरी टिक्की टाइप में आती थी जिसके ऊपर सिंपली लक्स लिखा होता था, ठीक है? उसके बाद उन्हें लगा नहीं, अब चेंज करने की जरूरत है, नया इनोवेशन चाहिए हमें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी साबुन ऑलरेडी आ गई। तो उन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर हायर किया, जो टॉप पे हीरोइन चल रही थी उसको हायर किया, है ना? और उसके बाद वो उसमें उन्होंने एसेंस डलता हुआ दिखाया। तो इस तरीके से उन्होंने नई नई इनोवेशन अपनी साबुन में करते रहे और आज तक वो कर रहे हैं लक्स वाले। तो दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशन। सो अगर टुगेदर आपको बताना हो व्हाट इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो आप क्या बताएंगे? क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स इमेजिनिंग अ न्यू रियलिटी एंड इनोवेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी तो है जो हम इमेजिन करते हैं थिंग्स, उसको हम न्यू नई चीजें, जो नई रियलिटीज को हम इमेजिन करते हैं उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। वेयर एज इनोवेशन जो है, इनोवेशन उस इमेजिनेशन को पूरा करना, उस इमेजिनेशन को डेवलप करना, एक नए आइडियाज, एप्लीकेशन एंड सॉल्यूशन के तहत, उसको हम इनोवेशन कहते हैं। तो ये दो चीजें जब होंगी ना आपके पास, ये दोनों चीजें ही आपके दिमाग से आइडिया जनरेट करेंगे। अगर आपके पास ये दो चीजें नहीं है ना, इफ यू आर नॉट क्रिएटिव थिंकर और इफ यू आर नॉट अ इनोवेटिव पर्सन, तो आप आइडिया जनरेट नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इफ एंड बट्स आते रहेंगे, राइट? So what makes a good idea? Good business idea solves a problem, offers a better, cheaper way, simple and practicable, can be delivered quickly, have a clear focus, anticipate trends and exploit growing market. So यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए एक अच्छे आइडिया जनरेशन के, ठीक है? अब आइडिया जनरेशन में देखो, फर्स्ट एग्जांपल में उन्होंने बताया है, आइडिया जनरेशन में ना बहुत हमारी सराउंडिंग भी हमारी हेल्प करती है। कई बारी हमें क्रिएटिव बनाने में हमारी सराउंडिंग भी हेल्प करती है, हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, ये भी हमारी कई बार मदद कर देते हैं। बैठे बैठे कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिससे हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी जग जाती है और हमें एक अच्छा आइडिया आ जाता है, राइट? सो आइडिया जनरेशन के माइंडसेट को जानने के लिए ना आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ विद एन एग्जांपल। आपने ये सुना है, आपने ये नाम सुना होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, है ना? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं,
प्रोफेसर थे, सॉरी, डॉक्टर हावर्ड गार्डनर। डॉक्टर हावर्ड गार्डनर जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कार्य करते थे और इन्हीं के नाम पे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पड़ी थी। अब इन्होंने किया क्या, इनके दिमाग में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि ये आइडिया जनरेशन क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। तो whether intelligence can be measured by IQ test because it only measures a small part of vast potential of human brain and what is the perceived as intelligence। मतलब कि इनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि क्या इंटेलिजेंस को आप सिर्फ आईक्यू लेवल से माप सकते हो, संबोधित कर सकते हो? बताओ मुझे, क्या आप इंटेलिजेंस को सिर्फ आईक्यू लेवल से माप सकते हो? अगर किसी बंदे के पास आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं है तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? यस और नो? So here is the answer. No, we can measure. Yeah. So यही डॉक्टर हवार्ड गार्डनर के दिमाग में आया और उन्होंने क्या किया, ही हैज डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को डेवलप किया और वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी का नाम कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, गार्डनर 7 इंटेलिजेंस। गार्डनर 7 इंटेलिजेंस के नाम से भी है और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस भी इन्हें कह देते हैं। इन्होंने भाई साहब ने क्या किया था, इन भाई साहब ने 7 ऐसे एरिया निकाले, उन 7 एरिया को इन्होंने इंटेलिजेंस का नाम दिया, एरियाज ऑफ इंटेलिजेंस। 7 एरिया ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने मेजर किए, इन्होंने फाइंड किए, विच आर प्रेजेंट इन ईच इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रेटर एंड लेसर एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब कि इन्होंने ऐसे 7 वो निकाले थे, इंटेलिजेंस के एरिया निकाले जो कि हर व्यक्ति के अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जिससे कि उन्होंने ये सिद्ध किया कि इंटेलिजेंस जो है सिर्फ आईक्यू लेवल तक ही नहीं प्रेजेंट होती, ये हर एक व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। जो बंदे क्रिएटिव है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है हार्वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो 7 एरिया कौन कौन से हैं इंटेलिजेंस के, इन्होंने कहा सबसे पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। द फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरा इन्होंने बताया लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तीसरा बताया विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस। चौथा इन्होंने बताया बॉडीली काइनेस्थेटिक्स इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। पांचवा बताया म्यूजिकल इंटेलिजेंस, देन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, देन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये 7 इन्होंने गार्डनर ने 7 इंटेलिजेंस के एरिया बताए। तो एक एक करके मैं इनको आपको बता देता हूँ ये क्या होते हैं। ये जो इंटेलिजेंस के एरिया है ना, ये भी कहीं ना कहीं हमारी आइडिया जनरेशन को अफेक्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है जैसे कि लिंग्विस्टिक आप जानते हो ना, आई एम मल्टीलिंगुअल, कोई ऐसा बोले या व्हाट इज लिंग्विस्टिक ऐसे करके कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है द लैंग्वेज एंड द एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स। जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो भी हम अपने एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं अपने वर्ड्स की, उसे हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं, है ना। और ये हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, हर एक व्यक्ति के अंदर बोलने की कला होती है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, है ना। और हम कहते हैं ना, देखो इसको बोलने का कितना तरीका है, इसको बोलने का कितना सेंस है, तो दैट कम्स अंडर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, राइट। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको स्कूल में सबसे ज्यादा काम किया जाता है उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के ऊपर, है ना, उनको बोलना सिखाना। लाइक इंडिया में तो बच्चा जब छोटा होता है, बिल्कुल घर में होता है वो, तो पहले 3 साल तक उसको हम बाहर नहीं भेजते, तो उसको हम घर में क्या सिखा रहे होते हैं,
हाथ पकड़ पकड़ के उसको राधे राधे बोलना, नमस्ते, तो मतलब कि वी आर ट्राइंग टू मेक आवर चाइल्ड क्रिएटिव बाय डूइंग सच एक्टिविटीज। उसके हाथ पकड़ के हम जुड़वाते हैं कि यहाँ से हाथ जोड़ते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, तो वी आर मेकिंग आवर वर्ड क्रिएटिव बाय डूइंग सच थिंग्स। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आती है। मतलब कि मैथमेटिक का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि गणित, कई जगह पे मैथमेटिक का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और इसके बेसिस पे भी ले लेते हैं। तो नंबर्स के साथ खेलना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये भी एक इंटेलिजेंस का पार्ट है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप अपने घर में देखेंगे कोई ना कोई ऐसी लेडी आपके घरों में जरूर होगी जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी, पुराने जमाने की, या अपने गाँव में आसपास देखेंगे लेडी जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, ठीक है, उसने कभी नहीं जोड़ भाग घटा सीखा, पर वो जब सब्जी लेने जाती है वो अच्छे से मोल भाव कर लेती है और सारे अच्छे से हिसाब लगा लेती है, भाई इतना पैसा मेरा बैठा है, वो कोई भी सामान लेने जाती है, तो उसके अंदर भी तो ये स्किल है ना मैथमेटिक की, बिना सीखे। तो गार्डनर का यही कहना था कि हमारे पास स्किल्स स्किल्स का होना बहुत जरूरी है एक आइडिया जनरेशन के लिए। नाउ तीसरा है विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस क्या होती है? एज द नेम इंडिकेट, विजुअलाइजेशन, मॉडल मेकिंग, है ना। तो ये इन चीजों की अवेयरनेस जो होती है वो होती है विजुअल इंटेलिजेंस। जैसे आपने देखा होगा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, गार्डनर के जो 7 इंटेलिजेंस आपको मैं बता रहा हूँ, कि गार्डनर के जो 7 इंटेलिजेंस है, ये हमें स्कूल लाइफ में सबसे ज्यादा सिखाए जाते हैं, है ना। देखिए स्कूल में हमें, आपको याद होगा, मॉडल्स बनाने के लिए देते थे। गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं तो हमें मॉडल जरूर मिलता था हर एक सब्जेक्ट का। मतलब कि अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको वो धरती का मॉडल बनाने के लिए दे देंगे, ठीक है। तो हमें 3D मॉडल्स बनाने होते थे, राइट। तो इस तरीके से वो जो मॉडल है, वो मॉडल जो है हमारी विजुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं। हम उनको बनाने में कितना कंटाल मानते थे बचपन में, बट हमें ये नहीं पता था, वी नेवर नो कि ये हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाएंगे। ये जो सोर्सेज हैं, है ना, ये हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए है। तो वो था विजुअल इंटेलिजेंस। फिर आता है हमारा काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक जैसे आपको पता है, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, द जेस्चर्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज काइनेस्थेटिक, है ना। तो वो इंटेलिजेंस वो भी आजकल बहुत जरूरी है, राइट। Then musical intelligence. Musical intelligence, a person must be sensitive to sound, music and rhythm. हर एक की जिंदगी में एक रिदम होनी चाहिए, एक साउंड होनी चाहिए, उसको रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए साउंड की, है ना। तो ये भी हमारा इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। ऐसा बोलते हैं ना, इफ यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ, इफ यू हैव टू स्ट्रेस आउट योरसेल्फ, लिसन टू द म्यूजिक, have some free space and go with some your favorite music. So this is a part of intelligence. Now फिर है हमारे पास लास्ट के दो इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है सेंस ऑफ सेल्फ, अवेयरनेस ऑफ इमोशन एंड स्ट्रेंथ। मीन्स इंट्रापर्सनल, इंट्रा का मतलब क्या हुआ? हमारा खुद का, हमारा अंतर मन, ठीक है ना। इंट्रा होता है हमारा खुद का अंतर मन। तो इंट्रा पर्सनल क्या हो गया? भाई हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, हमें एक इमोशन से अवेयर रहना बहुत जरूरी है, और अपनी स्ट्रेंथ को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के लिए हम मैनेजमेंट बच्चों को पढ़ाया जाता है स्वॉट एनालिसिस, है ना। और दो चार छोटे छोटे गेम्स होते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है।
सेम एज विद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है सेंसिटिव टू अदर पर्सन, और गुड कम्युनिकेशन और गुड पर्सनालिटी कम्स इन इंटरपर्सनल। मतलब कि दूसरे लोगों को भी समझना हमें, जिस सराउंडिंग में हम हैं, जिस सराउंडिंग से हम गिरे हुए हैं, उन लोगों को भी हमें समझना है। तो दीज आर द गार्डनर्स 7 इंटेलिजेंस। ये जो है, जो 7 इंटेलिजेंस है, ये भी आइडिया जनरेशन के पूरक है ना? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गुड आइडियाज नीड्स कस्टमर्स। अब गुड आइडियाज के लिए हमें कस्टमर्स भी चाहिए होते हैं। देयर इज अ नो पॉइंट क्रिएटिंग एंड प्रिपेयरिंग और सर्विस अनलेस समवन वांट टू बाय इट। अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं है तो आप आइडिया का, बिजनेस का करोगे क्या, है ना? तो ये जो है 7 गार्डनर के 7 रूल्स। इंटेलिजेंस थ्योरी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, है ना? Although it is not possible to measure these intelligences, it is recognized that people think and learn in different ways, used together rather than independently, complement each other in developing skills and solving the problem. Can put to creative use, take a knowledge gained in one area and transform, explore and apply in other. So this is all about the Gardner's intelligence theory, which completely tells about be creative, be connective to the consumers. Okay, now moving on. uh, अब आइडिया जनरेशन के लिए क्रिएटिविटी तो हो गई, दूसरी बात आती है आइडिया जनरेशन के लिए, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज थिंकिंग, है ना? हमने कहा क्रिएटिव थिंकिंग होना जरूरी है, एक थिंकिंग के बारे में भी जानना जरूरी है। क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं, बट थिंकिंग हमारे पास बहुत टाइप की है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग एंड ऑल, है ना? सो थिंकिंग के लिए आई हैव एन ग्रेट एग्जांपल फॉर यू, लेट मी रिकॉल इट वंस। थिंकिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। Yeah. Have you ever listened the name Edward de Bono? Edward de Bono. Edward de Bono नाम सुना कभी आपने? एडवर्ड दे बोनो। नो सर। या एडवर्ड दे बोनो जो है, ये जो थे ना, ये एक तरीके से एमडी पीएचडी रहे हैं मेडिसिन एंड साइकोलॉजी में, और ये he is a author of 62 books in 40 languages. 62 books in 40 languages. Can you imagine the creativity level of the person? 40 भाषाओं में किताब लिखी हुई है इन्होंने, तो सोचो ये एडवर्ड दी बोनो कितने क्रिएटिव हैं और इनके पास आइडिया जनरेशन कितनी है। इसी बीच इन्होंने क्या किया, एडवर्ड दी बोनो ने, आपने थिंकिंग हैट्स के बारे में सुना है? थिंकिंग हैट्स, you are a student of management, you must know about these things. थिंकिंग हैट का नाम सुना तो, हाँ सर सुना तो है। थिंकिंग हैट्स क्या होती है? ये एडवर्ड दी बोनो की देन है। इन्होंने क्या किया, ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ 6 थिंकिंग हैट्स। इन्होंने हमें थिंकिंग हैट्स के बारे में बताया। थिंकिंग हैट्स क्या होती है? इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि 6 तरीके की थिंकिंग इन्होंने हमें बताई, जिन्होंने नाम दिया थिंकिंग हैट्स, है ना? or which later on this is directed to attention thinking tools. इन हेड्स को नाम दिया गया अटेंशन थिंकिंग टूल्स, ठीक है ना? सो लेटरल थिंकिंग, एक पॉइंट आ रहा है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग क्या होती है? लेटरल थिंकिंग होती है, इट इज द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय टेकिंग इनडायरेक्ट एंड क्रिएटिव अप्रोचेस। लेटरल थिंकिंग होती है
प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो टेक्निक जिसमें हम डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट यूज करते हैं सोर्सेज, और हम अपनी क्रिएटिव अप्रोचेस का ज्यादा यूज करते हैं, उसको हम लेटरल थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने थिंकिंग हैट्स को कलर के उससे निर्धारित किया था। अवार्ड दी बोनो ने उनकी 6 थिंकिंग हैट्स जो थी, वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, ये कलर इन्होंने दिए इन हैट्स को नाम, और इन्हीं नामों से आज तक ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताऊं ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट, इन द ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट ईच साइड प्रिपेयर अ केस एंड देन सीक्स टू डिफेंड दैट केस एंड अटैक द अदर केस। ठीक है, एक्सप्लोरेशन इज लिमिटेड। So there are 4 critical factors of lateral thinking, that is recognizing the dominant ideas that polarized and perception of the problem, searching of different perspectives and the ways to look at the problem, relaxing the normal rigid control of the thinking, and encouraging the use of change and encouraging other ideas. सो दैट इज द लेटरल थिंकिंग। अब लेटरल थिंकिंग के बाद अवार्ड दी बोनो ने 6 थिंकिंग हैट्स बताई, अ टेक्निक व्हिच अलाउज यू टू टेक द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन एन इशू और आइडिया and think about the alternative ideas to move forward. So what are the thinking hats? Thinking hats are based on the ideas of thinking cap. By taking different approaches and perspectives, coming up with better, more creative solution, better thoughts. People tend to have preferred way of thinking, may not be comfortable outside their usual style. Wearing each hat helps us adopt different thinking style. So basically ये क्या करते थे, ये अपने वर्क एरिया में ये छह कलर की हैट रखते थे अपने पास, और ये अपने साथ काम करने वाले पीपल्स को उनकी नेचर के अकॉर्डिंग, उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, उनके आइडिया जनरेशन के अकॉर्डिंग हैट का वो कलर पहना के रखते थे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली हैट उन्होंने दी व्हाइट हैट थिंकिंग। व्हाइट हैट थिंकिंग क्या है? व्हाइट हैट थिंकिंग उनके अकॉर्डिंग थी, इंफॉर्मेशन एंड डाटा indicates a focus on information. What do we have? Then what information do we need? Or white hat indicates how are we going to get the information we need, or what do we source it. तो व्हाइट हैट थिंकिंग जो थी वो हमें ये सब बताती थी। ठीक है, सेम एज रेड हैट थिंकिंग। रेड हैट थिंकिंग focus on how do you feel. The red hat gives full permission for the expression of feeling, emotion and intuitions. No need to give the reason or justification behind the feelings. So this is the purpose of red hat. The yellow hat focus on why it may work. Or another question, focus on values, benefits and how something can be done. What is the good in it? What is the logical reason behind it? ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनके पीछे बोनो ने कहा येलो हेड थिंकिंग होती है। ठीक है, देन ब्लैक हेड थिंकिंग। ब्लैक हेड थिंकिंग होती है व्हाई इट मे नॉट वर्क, cautious, dangers, problems, faults, weakness, logical reasons, why something doesn't fit in it. इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो उन्होंने ब्लैक हैट में डाले। ग्रीन हैट में उन्होंने डाला, उन्होंने ग्रीन हैट को कहा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हैट, इट इज अ क्रिएटिव हैट। उन्होंने ग्रीन हैट को क्रिएटिव हैट का नाम दिया, एंड ही सेड set aside time, space and expectation for creative efforts, possibilities, alternativeness, new ideas, overcome black hat problems, and
reinforce why it might work। मतलब कि ग्रीन हैट के अंदर जो ऊपर हमने हैट पढ़ी है अब तक, व्हाइट, रेड, येलो एंड ब्लैक, ग्रीन हैट के अंदर उन्होंने कहा जितनी भी प्रॉब्लम हमें ऊपर 4 हैट में आ रही हैं, जो क्वेश्चंस हमारे 4 हैट में है, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें ग्रीन हैट कर देगी। ठीक है, और ग्रीन हैट जो है क्रिएटिव हैट है, और ग्रीन हैट के लिए हमें उन्होंने कहा कि जो क्रिएटिव बंदे होते हैं ना, उनको उनका टाइम दे देना चाहिए। अगर उनसे कुछ काम करवाना है तो गिव देम टाइम, उनके लिए आपको वेट भी करना पड़े तो आपको करना चाहिए, बिकॉज क्रिएटिव पीपल्स कम अप विद न्यू आइडियाज, और न्यू आइडियाज टाइम लेके ही आते हैं। यू हैव टू गिव देम फ्री टाइम। यू डोंट बर्डन अ क्रिएटिव पर्सन। अगर आप क्रिएटिव पर्सन को बर्डन करेंगे तो उसके पास आइडिया ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वो होते हैं ग्रीन हैट थिंकिंग। देन ब्लू हैट थिंकिंग। ब्लू हैट थिंकिंग बताती है, लास्ट हैट है ये, ब्लू हैट थिंकिंग बताती है मैनेजिंग थिंकिंग, सेटिंग the focus, organization of thinking, making summaries, overviews, conclusion, action plan। मतलब कि अब ये देखिए, आपने ये जो 6 हैट सुनी, ये 6 की 6 हैट आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने गिनवाई, जितनी भी प्रॉब्लम बोनो ने बताई, वो बोनो के हिसाब से या एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से है वो सारे क्वेश्चंस, है ना। और कमिंग विद द एंडिंग ऑफ द हैट, ब्लू हैट हमेशा समरी बनाती है, कंक्लूजन देती है, एक्शन प्लान्स के बारे में बताती है हमें। सो ये सब कुछ एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी के अंदर होता है। तो वी must, as an entrepreneur, we must need to know the 7 intelligence theory and Bono's blue hat, 6 hat theory। ठीक है, now coming up on idea generation। देखिए, आइडिया जनरेशन के लिए मैंने आपको बताया लिटरल थिंकिंग, एक होती है ब्लू स्काई थिंकिंग। ब्लू स्काई थिंकिंग क्या होती है? ब्लू स्काई थिंकिंग इज अ काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्म। ये एक तरीके का ब्रेनस्टॉर्म होता है। ब्रेनस्टॉर्म कैसा? जिसमें कि कोई लिमिट्स नहीं होती, कोई भी लिमिट नहीं होती हमारी उसकी। ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ आइडिया हैज स्टॉप्ड द कमर्शियल पोटेंशियल कंसीडर। तो वो कहलाती है ब्लू स्काई थिंकिंग। एक मैंने आपको बताई लेटरल थिंकिंग, है ना। फिर मैंने आपको दी बोनोस की 6 थिंकिंग हैट्स के बारे में बताया, जिसमें कि आपको नेचुरलिटी, फीलिंग्स, नेगेटिव जजमेंट, पॉजिटिव जजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रोसेस कंट्रोल। इन ये जो ब्लू है, ये जितनी भी बोनोस की 6 हैट्स है, वो हमें बताती है। व्हाइट हैट होती है हमारी नेचुरलिटी के लिए, रेड हैट होती है हमारी फीलिंग्स के लिए, ब्लैक हैट होती है हमारी नेगेटिव जजमेंट के लिए, येलो हैट होती है हमारी पॉजिटिव जजमेंट के लिए, ग्रीन हैट होती है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, एंड ब्लू हैट होती है हमारी प्रोसेस कंट्रोल के लिए, विच ऑल कंबाइंस टू एंड गुड एंटरप्रेन्योर। राइट, अब आता है हमारा, इतना सब कुछ जानने के बाद आता है हमारा आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन बेसिकली क्या होता है? द वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट दैट द पर्सन who say it can't be done is generally interrupted by someone doing it. It is a quotation which is given by Albert Hubbard. Albert Hubbard ने आइडिया जनरेशन के लिए ये quote दिया था। I'm repeating again, the world is moving so fast that the person who say it can't be done is generally interrupted by someone doing it। ठीक है, सो आइडिया जनरेशन के लिए आपके पास कुछ दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। व्हाई डू बिजनेस स्टार्ट? हम बिजनेस क्यों स्टार्ट करें, है ना। वेज टू फाइंड द आइडियाज, आइडियाज को ढूंढने के क्या क्या वे होते हैं, जैसे कि copy someone else successful idea, look for the gap in the market, combining the ideas in a new way, improve a product, service or process, solving problems for people, developing your hobbies and skills, listening when people say
or think in a new way, creative, imaginative, etc. Find out what the competition is bad or not. Uh, Completely new ideas, addition of ideas. These are the ways you find a new idea. Okay, so yeah, there is one more thing coming up in my mind, that is there any relationship between idea and opportunity? You have an idea, do you need opportunity for that, अपने आइडिया को सक्सेसफुल करने के लिए? So is there any relationship between idea and opportunity? What do you think? Yes, there is always something versus between idea and opportunity always. Whereas मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से एक दूसरे को रिपेल करते हैं. आइडिया जो है, आइडिया के लिए हमें कोई कॉस्ट की जरूरत नहीं होती. आइडिया डोंट कॉस्ट अ लॉट टू जनरेट, है ना? वेयर whereas setting up the business or producing product or service does, है ना? Have plenty of ideas, but make sure that only true opportunity can taken forward as a business. What need is being fulfilled? What is the sustainable market? ये कुछ points हैं जो हमें बता रहे हैं कि what is the relationship between ideas and opportunities, right? So basically हमें जो है अच्छे आइडिया के लिए we need to be a creative thinker. We need to follow the seven intelligence theory and 6 de Bono's thinking hat to be more creative. और क्रिएटिव थिंकिंग जहां पे होगी वहां पे मैं बताता हूँ, जितनी ज्यादा डाइवर्जेंट आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है उतनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ आइडियाज आपके पास है. जितनी ज्यादा कन्वर्जेंट आपकी थिंकिंग है उतनी ज्यादा आप बेस्ट आइडिया ढूंढ सकते हो. सो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट होना बहुत जरूरी है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए. ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में. एक क्वेश्चन आ रहा है कि अब बोल तो दिया, व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है डिटरमिन द गोल्स. ठीक है, अपने गोल्स को पहचानना डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है. डोंट थिंक अबाउट व्हाई यू कांट डू समथिंग, इंक्लूड द ऑब्वियस इम्पॉसिबल्स, डोंट जज द आइडियाज, है ना? हमें ऐसे अपने दिमाग में ये नहीं करना चाहिए आई विश, आई इफ ओनली, इस तरीके से नहीं करना चाहिए. हमें अपने गोल को निर्धारित करके आइडिया जनरेट करना चाहिए. ठीक है, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें हम अपने आइडिया को जज नहीं करते. ठीक है, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, एज मैनी आइडियाज एज पॉसिबल. ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितने पॉसिबल आइडियाज हैं वो जनरेट हो सके, है ना? नो सच थिंग एज अ सिली आइडिया. प्रैक्टिकल आइडियाज आर ओके, नो क्रिटिसिज्म, नो जजमेंट, यस और नो. तो इस तरीके की जो थिंकिंग होती है दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना? लाइक लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. या एक है ना चॉकलेट आती है मार्स की. मार्स की एक कैंडी आती है, मतलब कि इंडियन नहीं है ये, ये बाहर की है. मार्स की आती है, उसके अंदर है ना कोको कंटेंट और कैरामल बहुत ज्यादा होता है, तो लोगों को वो पसंद कम आ रही थी. तो मार्स कंपनी वाले ने क्या किया? मार्स कंपनी वाले ने आपने देखा होगा ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना चॉकलेट के अंदर आइसक्रीम भर दी और एक नई चॉकलेट बनाई जिसको आइसक्रीम मार्स का नाम दिया. तो मतलब कि मैं ये एग्जांपल देने का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जस्ट वी नीड टू कंबाइन देम, कोल्ड एज क्रिएटिविटी, है ना?
आपके पास सब्स्टिट्यूट है, आपको उनको कंबाइन करना है, वो आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। जैसे कि आइडिया जनरेशन का मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल आ रहा है जो कि मेरे खुद से है याद। मुझे आइडिया जनरेशन की ना एक याद आया एक एग्जांपल जो मैं आपको अपना खुद का दे सकता हूँ। जब मैं मेरी आईटी पे था ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे, मैंने केसी प्राइड से मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी। पंचकुला में 5 स्टार प्रॉपर्टी है। उस टाइम पे प्राइड ग्रुप था जब मेरा टाइम था। आजकल वो प्रॉपर्टी हॉलीडे इंस ने टेक ओवर की हुई है। तो प्राइड ग्रुप था, तो मेरी जो ट्रेनिंग थी, मेरे को किचन में काफी इंटरेस्ट था, तो मेरी ट्रेनिंग किचन में लगी हुई थी। किचन में भी मेरा इंटरेस्ट बेकरी में था, तो मैं बेकरी में बड़ा रो पीट के मुझे बेकरी में भेजा गया। और जब मैं बेकरी में जा रहा था ना, तो हमारे एक कस्टमर था, एक परमानेंट हमारे होटल का, जो हमारे होटल में ही स्टे करता था जब भी वो चंडीगढ़ या पंचकुला आता था। तो उस टाइम पे वो अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। उसकी एक छोटी सी बेबी थी और वाइफ थी, लेकिन उसकी बेबी जो थी ना वो बवाल थी। उसकी बच्ची शी वाज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, मतलब कि उसको टूथपेस्ट भी चॉकलेट फ्लेवर का चाहिए, उसको खाना भी चॉकलेट चाहिए, उसको हर जगह उसको, शी वाज वेरी मच फाउंड ऑफ चॉकलेट। तो टॉयज भी जो थे ना उसके पास चॉकलेट वाले थे। इस तरीके से वो पागल थी लड़की। अब उन्होंने क्या किया, आफ्टर डिनर शी डिमांड चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम उन्होंने डिमांड की। और उस टाइम पे क्या था, चॉकलेट आइसक्रीम खत्म थी हमारे होटल के अंदर। ठीक है, अब चॉकलेट आइसक्रीम खत्म है, परमानेंट कस्टमर है, उसको हम मना नहीं कर सकते। और बच्ची ने कलेश मचाया हुआ, खाऊंगी तो चॉकलेट आइसक्रीम ही खाऊंगी। अब क्या था, वेंडर भी ना आए, वेंडर ने भी मना कर दिया। वेंडर बोला कि भाई अभी मेरे ख्याल नेक्स्ट डे संडे था, पता नहीं क्या था, कुछ ऐसे था। तो मतलब कि हम वी वॉन्ट बी एबल टू अरेंज द चॉकलेट आइसक्रीम फ्रॉम आउटसाइड। हम बाहर से चॉकलेट आइसक्रीम लाना पॉसिबल नहीं था। और जो होटल था वो बिल्कुल जो था आउटर में, मतलब कि अगर वहां से हम मार्केट में जाते चॉकलेट आइसक्रीम लेके नहीं किसी को भेजते, तो यूं लगा लो दैट विल कोस्ट 1 and 1 2 hours फॉर कमिंग बैक टू फॉर अ पर्सन। इतने में तो गेस्ट बवाल मचा देता है। गेस्ट ने ऑर्डर किया है, वो मिनिमम 15 मिनट्स वेट करेगा, उसके बाद वेट नहीं करेगा। हेलो, हाँ जी मैम, सॉरी मैं भूल गया था, सॉरी, मैं अभी कर देता हूँ। हाँ, so we will continue this topic in our next session. Today we are ending here. We have some another meeting engaged somewhere, so आज हम यहीं